जब सामने बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा हो और जिसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे तो आप कभी जीत कर नहीं आ सकते। बड़ी बात क्या है बीजेपी के साथ, इनका संगठन बहुत मजबूत है और जब तक मोदी जी खुद बहुत मजबूत हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और जब आप एक व्यक्ति के पीछे चलते हो ना तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सभी उस बात को, समस्या को अच्छे से समझते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। जिस राहुल गांधी को बनाने के लिए कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, इतने साल तक मेहनत किया, जब विपक्षी पार्टी ने, बीजेपी ने उनको पप्पू कहकर संबोधित किया और पूरे देश में उनकी छवि धूमिल कर दी, लेकिन उसके बावजूद जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूत बनकर उभरे। तो ऐसे में आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी को पीछे रखिए और प्रियंका गांधी को आगे करिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि लीड जो करने वाले जो राहुल गांधी हैं उनके लिए भी सेटबैक होगा। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है रोक लगी हुई है उनकी सज़ा पे, और जब से उनकी सांसदी जो है बहाल हुई तो कांग्रेस पार्टी में एक प्रकार से जान आ गई है। और अब उनको अलग अलग तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी में दोनों भाई बहन को, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अलग अलग तरीके से लोग प्रपोज कर रहे हैं। इससे देखा जाता है कि कोई कह रहे हैं, जैसे प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, उनकी छवि अच्छी है और मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी युवराज जी जो है हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो ये विरोधाभास उनके पार्टी के अंदर भी दिखता है। दूसरी तरफ एक तरफ से जो महागठबंधन बन रहा है उसमें भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महागठबंधन जो है ये बिखर रहा है, इसमें आम सहमति बनेगी नहीं बनेगी। 31 तारीख को इनका जो है महाराष्ट्र में जो एक सम्मेलन होने जा रहा है उसमें अब क्या बात बनती है, इसी मुद्दों पे जो है जो उथल पुथल चल रही है। तो हमें जो है राजनीतिक विश्लेषकों की आवश्यकता है। हमारे साथ अभी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, राजेश मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से देखते हैं इस कयास को कि क्योंकि एक तरफ जो है गठबंधन की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी में इस तरह से जो है यहाँ भी विरोधाभास लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरा भ्रष्टाचार से लेकर के, परिवारवाद से लेकर के और तुष्टिकरण से लेकर के बहुत ज़्यादा कुठाराघात कर रहे हैं, और इस तरह से भ्रष्टाचार पे तो कह रहे हैं कोई इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जहाँ तक कांग्रेस में ये बात चल रही है कि प्रियंका गांधी को आगे लेकर आया जाए, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस राहुल गांधी को बनाने के लिए कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, इतने साल तक मेहनत किया, जब विपक्षी पार्टी ने, बीजेपी ने उनको पप्पू कहकर संबोधित किया और पूरे देश में उनकी छवि धूमिल कर दी, लेकिन उसके बावजूद जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूत बनकर उभरे। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जिस तरह से वो चुनाव जीते, तेलंगाना में जिस तरह की उनकी छवि बनी है और इस तरह की चीज़ें, और ख़ासकर अभी अंतिम समय में जब उनकी संसदीय सदस्यता चली गई थी तब सुप्रीम कोर्ट से फिर से उसको बहाल कर दिया गया। ऐसे में जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है, सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी को पीछे रखिए और प्रियंका गांधी को आगे करिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि लीड जो करने वाले जो राहुल गांधी हैं उनके लिए भी सेटबैक होगा। तो पहले तो आपको कभी भी किसी भी लक्ष्य में सफलता तभी मिलती है जब आप सिंगल माइंडेड होते हो। जब आप एकजुट नहीं हो, एक चीज़ पर टिके ही नहीं हो, तो कैसे? जैसे अर्जुन की आंख मछली पर थी, आप जो है आँख को नहीं देख रहे, बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कभी भी आपका निशाना सही नहीं हो सकता है। जब आपने इतने सालों तक जिस राहुल गांधी को पप्पू कहकर ढोया गया, आज जब उनकी छवि अच्छी बन रही है तो उनको फिर से पीछे रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत पीछे लेकर जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी को वायनाड से जो वो लोकसभा चुनाव जीते थे, केरला से, उनको वहाँ से छोड़कर अब 2024 में फिर से अमेठी में चुनाव लड़ना चाहिए और फिर से मजबूत बनकर वहाँ स्मृति ईरानी को टक्कर देनी चाहिए और वहाँ से जीत हासिल करनी चाहिए। इससे फिर से अगर 2024 के चुनाव में भले ही ना पाएँ, लेकिन अगली लोकसभा चुनाव में इनके लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी। क्योंकि आप जब तक फ्रंट से लीड नहीं करते हो तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, देखिए जो राजनीति है यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी मोदी जी का जो पूरा काम चल रहा है जिस तरह से कि यह व्यक्ति ईमानदार है,
यह भ्रष्टाचारी नहीं है, यह परिवारवाद का समर्थन नहीं करता। जब इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी को अगर लाते हो, मैं प्रियंका गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में इतनी सारी अफवाहें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। कई राज्यों की ज़मीनें उन्होंने कौड़ियों के भाव में खरीदी हुई है। ऐसे में अगर वो उनकी पत्नी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो फिर से ये बहस छिड़ जाएगी कि भाई प्रियंका गांधी क्यों। तो मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी अकेले तो इस बार चुनाव में जा नहीं रही है, और कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत भी नहीं लग रही है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर अकेले दम पर वहाँ सत्ता में आ जाएगी। तो ऐसे में तो उनको जो गठबंधन की जो अन्य पार्टियाँ हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अब गठबंधन के जो अन्य नेता हैं उनके बीच प्रियंका गांधी के ऊपर सहमति बन पाएगी या नहीं, दूर की बात है, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी का ही नाम नहीं आ पा रहा है। उसमें भी कई लोग कहते हैं कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में आ सकते हैं। अभी कोई खुलकर बोल भी नहीं रहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी को पीछे रखकर प्रियंका गांधी का नाम लेना मेरे ख्याल से लक्ष्य से भटकना है। मेरे ख्याल से अभी चाहे प्रमोद कृष्णन ने जो बात कही है, अभी उनको इस पर अपनी जुबान को लगाम देना चाहिए, ताकि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो। अभी जो उनका मिशन है, उनका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने, बल्कि उनका मिशन ये होना चाहिए कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जो है इनको चुनाव लड़ना चाहिए बनारस से। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े चेहरा प्रधानमंत्री का, क्या उनको टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी? देखिए, कहते हैं मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला तो होना चाहिए। आप टक्कर किसी को भी दे सकते हो, और समय कभी भी बदल सकता है। प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में अगर चुनाव हार भी जाते हो तो आप देखिए कि आपका कंपटीशन किस व्यक्ति से था। उस लेवल के व्यक्ति से अगर आपका कंपटीशन है, आप चुनाव हार भी जाते हो तो भी इसमें कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि जो आप लीड से फ्रंट से लीड करते हो तो उसमें कई बार आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ताकि जो आम जनता है उसके दिमाग में ये बात बने कि नहीं, ये तो प्रधानमंत्री को भी हरा सकते हैं, या इनका मोटिव है, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी से चुनाव में इस बार टक्कर देने जा रही है। इसके लिए मैं कहता हूँ कोई भी मतलब उनकी पार्टी का कोई भी जो बड़ा और वरिष्ठ नेता है उसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस देश में जो राजनीति है वो पूरी तरह से परसेप्शन पर आधारित है। अब आप देखिए कि जब मोदी जी 2014 के चुनाव में लड़कर आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, और उसके बाद कितने लोगों को आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कर पाए हो। तो जनता ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ है, जनता को समझ में आता है। क्योंकि आप देखें कन्विक्शन बहुत लोगों का नहीं हो पाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को बड़े तरीके से नहीं कह पाई हैं। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं विपक्षी पार्टियों के लिए कि जब मोदी जी 2014 के इलेक्शन में से पहले रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 35 रुपये लीटर हम पेट्रोल डीजल दे देंगे। क्या उन्होंने दे दिया? उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपये हम सभी के अकाउंट में दे देंगे। क्या वो दे पाए? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। क्या वो दे पाए? नहीं दे पाए। लेकिन क्या है कि परसेप्शन बना हुआ है कि 2G स्कैम इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी ने 3G स्कैम, 4G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम। लेकिन इन सारे स्कैम में कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोगों के ऊपर कन्विक्शन हुआ और कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, कहना अलग बात है और करना अलग बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति आरोपी है। लेकिन मैंने कहा कि चूंकि माहौल जैसा बनता है उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो माहौल बनाने में बीजेपी पार्टी बहुत आगे है। और सबसे अच्छी बात और बड़ी बात क्या है बीजेपी के साथ कि इनका संगठन बहुत मजबूत है। और जब तक मोदी जी खुद बहुत मजबूत हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और जब आप एक व्यक्ति के पीछे चलते हो ना तो वहाँ पर
कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी उस बात को, समस्या को अच्छे से समझते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन आपने अभी कांग्रेस पार्टी की बात की या विपक्षी जो पार्टियां हैं, इनमें देखिए हर दिन कोई ना कोई नया बयान आता है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन देख लीजिए, महाराष्ट्र में टूट गया, जहाँ भी हैं हर जगह ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। शरद पवार जैसे नेता जिनको कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, वो खुद अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, भतीजे के हाथों चाचा जो है धराशायी हो गए। और ऐसे ही अगर आप देखिए उद्धव ठाकरे, जिनके कि पिताजी बाला साहब ठाकरे को इतना बड़ा नेता मानते थे, हिंदू सम्राट कहा जाता था, और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, शिंदे साहब अपन सब कुछ लेकर चले गए और आज सत्ता में भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों को पहले ये सोचना होगा कि वो खुद अपनी पार्टी मजबूत करें, क्योंकि जब सामने लक्ष्य बड़ा हो, जब सामने बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा हो और जिसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे तो आप कभी जीत कर नहीं आ सकते।